Welcome students. So let us continue our discussion of this chapter. Last time हमने यहाँ पर छोड़ा था जहाँ पर ये हम एग्जाम्पल देखने वाले थे. तो अब हम टॉपिक पढ़ रहे थे कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. कि जो लिबरल नेशनलिज्म है वो उसका मीनिंग क्या है, वो किस किस चीज़ों के लिए स्टैंड करता है. चलिए अब देखते हैं. तो हमने यहाँ देखा था, let us take the example of the German speaking regions in the first half of the 19th century. तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे जर्मन स्पीकिंग रीजन्स का जो फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी टाइम पीरियड में सेट है. तो नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स किए थे, यानी हमने देखा था पुराने पैराग्राफ्स में कि उसमें कुछ नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे. तो उन्होंने उनका जो रिज़ल्ट आया, उनका जो इफ़ेक्ट आया वो ये था कि उन्होंने काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स. इसका मतलब मैं समझाता हूँ अभी. इसका मतलब यहाँ पे है कि काउंटलेस मतलब हम जिनको काउंट नहीं करते, इतनी सारी छोटी छोटी स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गई थी. प्रिंसिपैलिटीज़ का मीनिंग मैं बता देता हूँ. प्रिंसिपैलिटीज़ मतलब वो रीजन्स जो किसी प्रिंस के अंदर रूल होता है, जहाँ पर प्रिंस जो है रूलर होता है और उसके अंडर का जो एरिया होता है उन्हीं को प्रिंसिपैलिटीज़ बोल देते हैं. और आगे लिखा है कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स. कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स का मतलब है, कॉन्फेडरेशन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है 39 स्टेट्स की, वो आ गई थी. मतलब काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए थे नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की वजह से. तो प्रिंसिपैलिटीज़ जो थी वो बहुत सारी हो गई थी, यानी यहाँ पे बता रखा है वो 39 स्टेट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन सी बन गई थी. तो ईच ऑफ आगे बढ़ते हैं. ईच ऑफ दीज possess its own currency and weights and measures. तो ये जो प्रिंसिपैलिटीज़ थी इनमें से सबकी अपनी करेंसी थी, ओन करेंसी थी. उनके अपने अलग अलग वेट्स एंड मेजर्स के स्टैंडर्ड्स थे. मतलब जैसे हम देखते हैं कि अमेरिका या यूएसए में हम फुट एंड पाउंड ज़्यादा यूज़ होते हैं और हमारे यहाँ पर जो है इंच, मीटर्स एंड केजी में हम ज़्यादा मेज़र करते हैं वेट्स को. तो वही बता रखा है, अलग अलग सिस्टम्स थे, उनकी अलग अलग यूनिट्स हो सकती हैं. कि हो सकता है वहाँ कहीं पर 1 किलो की वैल्यू कुछ और हो, कहीं पर कुछ और हो. इसी तरह से ये बताया हुआ है. वेट्स एंड मेजर के अलग अलग उन सबके अपने अपने थे. ये 39 स्टेट्स हैं, इन सब ने अलग अलग सिस्टम बना रखा था. फिर देखते हैं. अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्सबर्ग टू नरम्बर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव had to pass through 11 custom barriers and pay a customs duty of about 5% at each one of them. तो इसमें बताया गया है कि जो हमारे, अगर एक एग्जांपल थ्रू बताया गया कि अगर कोई एक मर्चेंट को ट्रैवल करना हो 1833 के टाइम में, हैम्सबर्ग से न्यूरमबर्ग के एक रूट है यहाँ से वहाँ तक अपने गुड्स को बेचने के लिए, तो उसको 11 कस्टम बैरियर से निकलना होगा. कस्टम बैरियर्स मतलब जहाँ पर टैक्स लिया जाता है. आपने देखा होगा रोड्स पर बने होते हैं टोल प्लाजा वगैरह. तो वही है कि इसी तरह से ट्रेड के लिए भी होते हैं कस्टम बैरियर्स. उनको कस्टम ड्यूटी मतलब अमाउंट पे करना होता था. और कितना अमाउंट था वो था 5% एट ईच वन ऑफ देम. तो मतलब हर कस्टम बैरियर पे 5%. तो आप देखिए कितना ज़्यादा उनको अपने गुड्स को सेल करने के लिए उनको सेल करना पड़ता, गवर्नमेंट को देना पड़ता था एक तरह से. मतलब तो ड्यूटीज़ were often levied according to the weight और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स. लेविड का मतलब होता है इम्पोज करना. किसके अकॉर्डिंग वो इम्पोज करे, मतलब किसी रूल के अकॉर्डिंग इम्पोज होगा ना, कि जिसका ज़्यादा वेट का गुड्स होंगे, सर्विसेज होंगी, ज़्यादा सामान होगा, उन पे ज़्यादा चार्ज होगा. जिन पे कम सामान होगा उनसे कम लिया जाएगा. तो इसी तरह से टैक्स की तरह है. तो ड्यूटीज़ वाली बता दी मैंने. एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स. तो हमने पढ़ा कि जैसे जैसे हर रीजन का अपना अपना सिस्टम है वेट्स एंड मेजर का. तो दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन. तो ऑब्वियस सी बात है कैलकुलेशन में भी टाइम लगेगा ही. कैसे वो हम देखते हैं. द मेज़र ऑफ क्लॉथ का मेज़र, जो मीटर की लेंथ है या किसी और यूनिट में लेंथ है, वो सब अलग अलग होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल एल था. एल मतलब विच इन एल एक वर्ड है ये, इसका मतलब है ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ. तो एल एक वहाँ पे यूनिट है. जैसे हम यहाँ पर भी
बिलांद वर्ड यूज़ करते हैं कि एक बिलांद दो बिलांद, इस तरह से वहाँ पर भी एले वर्ड का यूज़ किया गया है। तो एले वहाँ का रीजनल वर्ड है एक तरह से। इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ, तो वहाँ पर अलग अलग लेंथ थी। एन एले ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बोट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। तो फ्रैंकफर्ट जो जगह है वहाँ पर तो ये एले की वैल्यू इतनी सेंटीमीटर है, मीन्स में इतने सेंटीमीटर है यानी 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर्स है और फ्रेबर्ग में 53.5। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वैरायटी है लेंथ्स में, वेट्स एंड मेजर्स में भी। तो यही बताया गया था। तो such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes। तो ये जो कंडीशंस थी इस तरह की, जो अलग अलग सिस्टम्स थे वेट्स एंड मेजर्स के और टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस थे, उन सबको ऐसे देखा जाता था जैसे वो ऑब्स्टेकल हैं। ऑब्स्टेकल हमको पता है जब रास्ते में कोई चीज़ आ जाती है, मतलब उनके आड़े आ रही थी इनके रास्ते में इकोनॉमिक एक्सचेंज करने में, तो उनको इकोनॉमी को एक्सचेंज करने में, गुड्स को सेल करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी उन लोगों को, और ग्रोथ में भी। ग्रोथ तो इनसे लिंक्ड है ही, तो वो बिजनेस करेंगे, ज़्यादा ग्रो करेंगे, तो उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी। किन्हें प्रॉब्लम आ रही थी? न्यू कमर्शियल क्लासेस, जब नए नए लोग आ रहे थे कमर्शियल बिजनेस में, इसमें उन सबको प्रॉब्लम आ रही थी। वो लोग आर्ग्यू कर रहे थे क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, कि एक यूनिफाइड, एक साथ मिलजुल कर किसी एक सिस्टम पर फोकस किया जाए, कि उसको लागू किया जाए। जैसे आजकल जीडीपी के थ्रू इंडिया में काफ़ी हद तक एक जैसा सिस्टम ला दिया गया है, जैसे जीएसटी ला दिया गया है। जीएसटी से क्या है, काफ़ी कुछ ऑर्डर में आ गया है, मतलब मैनेज करना ईजी हो जाता है और ट्रेडर्स को भी आसानी होती है। तो अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल, तो इससे क्या होता, अनहिंडर्ड मूवमेंट होता गुड्स एंड पीपल का, कैपिटल का भी। कैपिटल यहाँ पे मनी के लिए यूज़ होता है हमेशा। इसमें गुड्स तो हमें पता ही है जो होते हैं, और लोग तो पीपल हैं। तो इन 1834 कस्टम यूनियन, 1834 में कस्टम्स यूनियन, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम लोकल नेम ज़ोल्वेरियन है, was formed एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया। प्रूशिया ने एक इनिशिएटिव लिया, ज़ोल्वेरियन नाम की बनाई, जिसको कस्टम्स यूनियन बोलेंगे, 1834 में बनी, एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स, एंड मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स में इसमें भाग लिया, इसको ज्वाइन किया। द यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर, तो इस यूनियन ने एबॉलिश मतलब ख़त्म कर दिए टैरिफ के बैरियर्स, टैरिफ टैक्स के लिए यूज़ होता है, ये जो बैरियर्स थे उनको ख़त्म कर दिया, जो हमने अभी ऊपर पढ़े ये बैरियर्स, एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। तो 30 अलग अलग करेंसीज का यूज़ होता था। हमने बताया था ना अभी कि 39 स्टेट्स थे, तो उन सब में अलग अलग ओन करेंसी थी सबकी, तो 30 से 2 कर दिया गया। एंड द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, तो रेलवे का नेटवर्क बनाया गया, उससे क्या हुआ, मोबिलिटी और आसान होगी। मोबिलिटी मतलब आना जाना, मूवमेंट, ये सब। उससे क्या हुआ, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, इससे इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट थे, इकोनॉमिक्स जो उनको फ़ायदे हुए और उनका हार्नेस किया गया, मतलब बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा उठाया गया इन सब चीज़ों का, इन सब फैसिलिटीज़ का, और जिससे कि नेशनल यूनिफिकेशन में हेल्प मिली। तो हमारा चैप्टर का नाम ही है कि नेशनलिज्म इन यूरोप। हम वही सब पढ़ रहे हैं, किस तरह से धीरे धीरे चेंजेस होकर एकजुट होकर सब लोग किस तरह से आना चाह रहे थे और आ भी रहे थे। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम, तो एक वेव आई, एक लहर सी आ गई इकोनॉमिक नेशनलिज्म में, तब इकोनॉमिक एरिया में, जिससे नेशनलिज्म जो है स्ट्रेंथन हो गया, लोगों में देश भावना जागने लगी, और वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम, वो बहुत वाइडर लेवल पर नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स, नेशनलिज्म जो फीलिंग्स थी वो सब राइज होने लगी। ओके, तो नया टॉपिक स्टार्ट कर दें। 2.3 अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, तो 1815 के बाद एक नया कंजर्वेटिज्म आइडिया आया, उसके बारे में देखते हैं। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, तो 1815 में जो नेपोलियन ने फ्रांस पर जो रूल किया था, अभी हमने देखा था पहले, उसको फिर से हटाकर यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने कब्ज़ा कर लिया था, और नेपोलियन हार गया था 1815 में, एक वॉर हुई थी उसमें हार गया था वो। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव्स का मीनिंग बताया हुआ है। कंजर्वेटिव्स एक पॉलिटिकल फिलोसफी है, फिलोसफी मतलब एक तरह से पॉलिटिकल आइडिया है, डेट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन
established institutions and customs and preferred gradual development to quick change। तो ये एक पॉलिटिकल फिलोसफी है जो स्ट्रेस देती है यानी इंपॉर्टेंस देती है ट्रेडिशन को। ट्रेडिशन मतलब जो पहले से हमारे रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उनको, और एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस को जैसे मंदिर, मस्जिद और चर्च चलते आ रहे हैं उन सबको, कस्टम्स को जो उनकी प्रैक्टिसेस चलते आ रही हैं, एंड प्रीफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। एंड वो ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे डेवलपमेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू क्विक चेंज। वो एकदम से चेंज को प्रेफर नहीं करते, ग्रेजुअल डेवलपमेंट यानी धीरे धीरे डेवलपमेंट को प्रेफर करते हैं। तो ये आइडिया होता है कंजर्वेटिव टाइप के लोग होते हैं, जैसे आपने सुना होगा ये कंजर्वेटिव्स लोग हैं, जिसमें आगे भी लिखा हुआ है कि कंजर्वेटिव्स जो थे वो बिलीव करते थे दैट एस्टेब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, द चर्च, सोशल हिराकीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व। तो ये सब इनको हम कह देते पुरानी सोच वाले लोग, उस तरह से हैं ये। जैसे हम देखते हैं कंजर्वेटिव्स जो है वो बिलीव करते थे उन चीज़ों पे मैंने बताया यहाँ पे, ये बताया हुआ है इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप याद रख सकते हैं इसको, इंपॉर्टेंट टर्म है। वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को ध्यान रखते थे, जैसे चर्च है, मोनार्की पर ज़्यादा फोकस रखते थे। सोशल हिराकीज मतलब सोशल पोजीशंस पे भी हिराकीज फॉलो करते। हिराकीज मतलब कि कोई आदमी है, फिर उसका बेटा आएगा, फिर उसका पोता आएगा, और ऐसे ही चलता जाएगा, फिर उसी का बेटा, फिर आगे उसका नेक्स्ट बेटा, इस तरह इसको हिराकी बोलते हैं। फिर प्रॉपर्टी को फोकस करते हैं और फैमिली वगैरह पे उनको प्रिजर्व करना चाहिए, ये इनकी थिंकिंग थी, ऐसा ही बिलीव करते थे। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी स्टेज। लेकिन बहुत से जो कंजर्वेटिव्स थे वो ऐसा भी नहीं है कि वो सभी ऐसे थे, कुछ ऐसे भी थे जो मानते थे, मोस्ट ऑफ देम ऐसे थे जो ये नहीं, वो प्रपोज करते थे कि ऐसा भी नहीं है कि हम रिटर्न चाहते हैं, जैसा पहले था सब वैसा ही हो जाए, प्री रिवॉल्यूशनरी डेज से पहले जो था। तो अभी हमने जो ये रिवोल्यूशंस देखे थे जो हुए थे, उनसे पहले की जो समय था वो ये भी नहीं चाहते कि उसके जैसा हो जाए, वो चाहते हैं कि रैदर, बल्कि कुछ ऐसा को रियलाइज़ हुआ कि फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन, कि नेपोलियन ने जो चेंजेस लिए उनसे उनको रियलाइज़ हुआ दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोनार्की। तो उससे ये इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि जो नेपोलियन ने चेंजेस किए थे उन, और मॉडर्नाइजेशन यहाँ तक कि हमें उल्टा हेल्प भी कर सकता है। कंजर्वेटिव के आइडिया को मॉडर्नाइजेशन हेल्प भी कर सकता है, उसको स्ट्रेंथन कर सकता है हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि मोनार्की को। और इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। तो स्टेट पावर को और ज़्यादा इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। एक मॉडर्न आर्मी जो है हमारी, एक मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, तो ये सब एलिमेंट्स हैं जो वो कहना चाहते हैं किस तरह से कर सकते हैं हम। एक अगर हमारे पास एक मॉडर्न आर्मी होगी, एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी होगा, ब्यूरोक्रेसी मतलब जो ऑफिसेज का वर्क करने वाले ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो सब, एक डायनामिक इकनॉमी होगी। डायनामिक मतलब अच्छी फ्लो में इकनॉमी होगी, हमारे पास अच्छी कैपिटल इनकम होगी, जब इनकम अच्छी होगी, और एबोलिशन कर देंगे हम फ्यूडलिज्म का और सर्वडम का, वो हम स्ट्रेंथन कर सकता है ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। तो ये सब मोनार्की के फेवर में थे, ये तो हमने देख लिया है। और ये स्ट्रेंथन करना चाहते थे ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, यूरोप की ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज को। तो ये इनका आइडियाज़ थे, मॉडर्न आर्मी के थ्रू, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी के थ्रू, डायनामिक इकोनॉमी के थ्रू, एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म करना चाहते थे। ये इनकी अच्छी चीज़ थी कि फ्यूडलिज्म को एबोलिश करेंगे और सर्वडम को भी। तो सर्वडम और फ्यूडलिज्म का मीनिंग मैंने बताया हुआ है पुरानी वीडियोस में, आप उनको चेक कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इन 1815 अब देखते हैं हम आगे। 1815 में रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे यूरोपियन पावर्स के, वो थे ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। तो ब्रिटेन के लोग, जो ब्रिटेन के सैनिक, और रशिया के, प्रूशिया के और ऑस्ट्रिया के, इन चारों ने मिलकर एक साथ कलेक्टिवली नेपोलियन को हराया था। और वियना पे मिले थे। वियना जो है एक जगह का नाम है, यहाँ पे वियना पीस सेटलमेंट हुई थी यूरोप के लिए। तो कांग्रेस जो थी वो होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। कांग्रेस को जो होस्ट कर रहे थे वो थे ऑस्ट्रियन के, यानी ऑस्ट्रिया के, यहाँ के ऑस्ट्रिया के चांसलर जो थे, चांसलर बोल देते हैं, चांसलर ड्यूक मेटरनिच। ये नेम आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और पीस, वियना पीस सेटलमेंट 1815 हुआ था, ये क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा भी होगा कि एक टाइमलाइन दी हुई है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रही टाइमलाइन।
कुछ सम इम्पोर्टेंट स्टेट्स, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स आप यहाँ खुद ही लिखा हुआ है, तो आप इनको ज़रूर रिमेंबर करें कि 1797 में नेपोलियन ने इटली को इन्वेट किया, फिर नेपोलियनिक वॉर्स बिगिन हुई, 1815 में फॉल हो गया जो हमने अभी पढ़ा, वियना पीस सेटलमेंट। फिर उसके बाद ये सब आता है कि ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन 1848 में, ये सब पढ़ सकते हैं आप, ये सब है, ये सब धीरे धीरे हम पढ़ ही रहे हैं। अभी हम 1815 तक आ चुके हैं, नेपोलियनिक वॉर तक, वियना पीस सेटलमेंट तक। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर 1815 में हमारा वियना का सेटलमेंट हो गया था, और ये चांसलर थे ड्यूक मेटरनिच, ऑस्ट्रियन थे, कांग्रेस की तरफ से थे। इन्होंने टेरिटरी ऑफ वियना साइन किया 1815 में। इनका ऑब्जेक्टिव जो था इस ट्रीटी का वो ये था कि अनडूइंग, मतलब अंडू करना, मतलब जो हो रहा है उसका अपोजिट करके अंडू करके मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम आउट यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स, कि जो चेंजेस नेपोलियनिक वॉर्स के समय पे हुए यूरोप में उन सबको अंडू करना, ये सब उनका मेन मकसद था, उनको अंडू करना। ठीक है, ये नेपोलियनिक वॉर्स के जो चेंजेस हुए उन सबको अंडू करना, ये इनका मकसद था। जब बोर्बन डायनेस्टी हमने पढ़ी थी, ये 9th क्लास में था, तो बोर्बन डायनेस्टी थी विच हैड बीन डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन चैप्टर जो था उसमें 9th में था ये, कि वहाँ पे बोर्बन डायनेस्टी थी जिसको हम डिपोज कर दिया गया था, बिकॉज मतलब उसको हटा दिया गया था, उसको रिस्टोर कर दिया गया उसके बाद पावर में इनके द्वारा। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, और फ्रांस सारी अपनी टेरिटरी को लॉस्ट करता चला गया जो उसने कवर की थी। एनेक्स मतलब कब्जा किया था नेपोलियन के अंडर में। हमने देखा था नेपोलियन ने किस तरह से बहुत सारी टेरिटरीज़ को कब्जे में लेकर फ्रांस के अंदर ले लिया था। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। तो एक सीरीज थी स्टेट्स की जो सेटअप हुई थी, सीरीज ऑफ स्टेट्स फॉर सेटअप बाउंड्रीज पर फ्रांस की, जिससे कि फ्रेंच वाले लोग आगे से एक्सपेंशन ना कर सके फ्यूचर में, और यहीं तक लिमिटेड हो जाए। उसके बाद किंगडम जो था नीदरलैंड्स का, जिसमें वो इंक्लूड करता था बेल्जियम को, वो नॉर्थ में सेटअप हो गया। एंड जेनोवा जो है वो पिडमेंट में एडिट हो गई साउथ में। तो ये एक तरह से जोग्राफिक सिचुएशन बताई हुई है कि कहाँ पर क्या था। तो इन सब के बाद भी फ्रेंच अपना एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो स्टेट्स का यहाँ पर सेटअप हो चुका था, एक सीरीज ऑफ स्टेट्स का सेटअप हो गया होगा। तो जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड है, बेल्जियम उसमें इंक्लूडेड है, वो नॉर्थ में है। जियोना का किंगडम जो है वो पिडमेंट में है, वो साउथ में है। प्रूशिया वॉज गिवन इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स। प्रूशिया को नई टेरिटरीज दी गई थी, इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज जो वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे यानी वेस्टर्न साइड पे है। वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नदर्न इटली। और ऑस्ट्रिया को, क्योंकि ये हमने देखा था कंट्रीज जीत गई थी, ऑस्ट्रिया यहाँ पर दिखाया हुआ था, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, तो इन सब की पावर्स को दिखाया हुआ है यहाँ पर। तो ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दिया गया था नदर्न इटली का। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। लेकिन जो 39 स्टेट्स वहाँ पर इमर्ज हो गई थी नेपोलियन के टाइम से पहले, जब नेपोलियन के टाइम था उस टाइम में वो सेटअप हुई थी, वो अनटच छोड़ दिया गया ना, उनको कुछ छेड़ा नहीं गया, वो वैसी की वैसी रही। जो मैंने बताया था प्रिंसिपैलिटीज़ थी और प्रिंस के अंडर थी। तो इसी वीडियो की स्टार्टिंग इन द ईस्ट, तो ईस्ट में क्या था, अभी हम सारी डायरेक्शन देख चुके हैं। यहाँ पर हमने नॉर्थ देखा, फिर साउथ देखा, ये वेस्ट देखा, वेस्टर्न जो था फ्रंटियर्स। और अब हम ईस्ट देख रहे हैं। ईस्ट में रशिया को पार्ट दिया गया था, पोलैंड का कुछ हिस्सा रशिया को दे दिया गया था। वाइल प्रूशिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। प्रूशिया को सैक्सोनी का कुछ पोर्शन दे दिया गया, सैक्सोनी जगह का नाम है, उसका कुछ पोर्शन दिया गया। तो ये आप रिमेंबर रख सकते हैं, ये वन वर्ड में पूछ सकते हैं किसको कितना एरिया दिया गया, कहाँ का दिया गया। और द मेन इंटेंशन जो थी, वो उनकी मेन मकसद जो था वो था रिस्टोर करना मोनार्की को। अभी हमने देखा था ऊपर भी यही सब बता रहे थे, ऊपर की लाइन्स में भी यही सब था कि वो मोनार्की को रिस्टोर करना चाहते थे। दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, जो नेपोलियन के थ्रू ओवरथ्रोन कर दी गई थी, उनको हटा दिया गया था मोनार्क्स को। तो दोबारा से मोनार्की यानी तानाशाही को, मोनार्की का मतलब तानाशाही है, उसको रिस्टोर करना चाहते थे। एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर लाना चाहते थे यूरोप में। कंजर्वेटिव ऑर्डर मतलब कंजर्वेटिव लोगों का नया रूल, नया लॉ का इंस्टीट्यूशंस लाना चाहते थे यूरोप में। तो ये सब बताया हुआ है। तो अब देखते हैं आगे। कंजर्वेटिव रेजिम्स सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। तो रेजिम्स मतलब
कंजर्वेटिव के जो इंस्टीट्यूशंस और एरिया थे, सोशल ग्रुप्स थे, वो सब 1815 में सेटअप हो गए थे। वो ऑटोक्रेटिक थे, वो अपने अकॉर्डिंग चलते थे, वो किसी की सुनते नहीं थे, इसका ये मतलब है। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डाइसेंट, तो क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं करते थे, कोई उनकी थोड़ी सी भी बुराई कर दे या पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर दे तो भी वो सह नहीं पाते थे, और ना इनकी बेइज्जती या डिसेंट, इनको मना कर दे कोई किसी चीज़ के लिए तो वो ना सुनना उन्हें पसंद नहीं था। एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, और जो एक्टिविटीज़ या जो काम लोग करते थे उनकी अगेंस्ट क्वेश्चन करते थे कि क्या ये लॉफुल है। लेजिटिमेसी मतलब उनकी लॉफुलनेस पे, कि वो सब कुछ कानून के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी मतलब उनकी क्या वो नियम का सही पालन कर रहे हैं। अगर उन पर कोई क्वेश्चन करता था उनको कर्ब कर देते थे उन एक्टिविटीज़ को, कर्ब मतलब एक तरह से ख़त्म कर देना, उन्हें दबा देना, उन सबको करते थे। तो मोनार्की था तो ये सब तो करना बंद करते ही थे वो। मोस्ट ऑफ देम imposed censorship laws to control what was said in newspapers, books, plays and songs and reflected the ideas of liberty and freedom। तो जो मोस्ट ऑफ देम थे, ज़्यादातर उनमें से उन्होंने इम्पोज कर दी सेंसरशिप। सेंसरशिप मतलब काट देना या बंद कर देना उन सब चीज़ों को, जो उनको ख़त्म कर देना बिल्कुल। उन सेंसरशिप लॉज लाइन इसलिए वो जिससे कंट्रोल कर सके कि न्यूज़पेपर उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, यानी उनको न्यूज़ को, न्यूज़पेपर्स को, बुक्स में क्या है, प्लेज कर रहे हैं कोई, अगर कोई पब्लिक प्ले हो रहा है उन सबको ख़त्म करना, सॉन्ग्स को, जो उनके आइडियाज़ को गलत तरीके से दिखाना, और जो फ्रीडम और लिबर्टी को शो करें उन सबको ख़त्म करना चाहते थे। उन्होंने प्रेस को भी ख़रीद लिया था, यानी मीडिया को ख़रीद लिया था। तो यही बताया गया है इसमें। आगे है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एसोसिएटेड थे, यानी ये यहीं से कनेक्टेड है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने पढ़ा आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो ये बता रहे हैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एसोसिएटेड आइडियाज़ थे लिबर्टी और फ्रीडम के। तो द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसकी जो मेमोरी थी, किस तरह से मोनार्की को ख़त्म करके एक अच्छा रूल लाया गया था, वो सब लोगों के अंदर रहा, लिबरल्स के अंदर रहा, तो उनको इंस्पायर करता रहा कुछ करने के लिए। तो one of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press। तो सबसे जो मेजर इम्पोर्टेंट इशू जो लिबरल्स नेशनलिस्ट ने लिया और उसको सही करने की कोशिश की, वो ये था कि जो क्रिटिसाइज करते थे नए कंजर्वेटिव ऑर्डर्स को, उन्होंने मतलब प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस कर दी, मतलब प्रेस को यानी मीडिया को फ्रीडम प्रोवाइड कर दी जिससे वो बोल सके। अब उन्होंने मतलब लोगों को, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा यहाँ पर इस तरह से सेंसरशिप कर दी गई थी, उसको उन्होंने ख़त्म करके फ्रीडम ऑफ द प्रेस को इम्पोर्टेंस दी। तो यही इसमें बताया गया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं 2.4 द रिवोल्यूशनरीज। तो रिवोल्यूशनरीज के बारे में बताया गया जिन्होंने रिवोल्यूशंस किए इनके बारे में। ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। तो 1815 के बाद बहुत से जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड चले गए। उनको डर था रिप्रेशन का, कि उनको दबा दिया जाएगा, उनको या मार दिया जाएगा, उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा, इसलिए वो अंडरग्राउंड चले गए, छुप गए। सीक्रेट सोसाइटीज sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas। तो सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई और उभर कर आई, यहाँ पर sprang up हुई मैनी यूरोपियन स्टेट्स में। उनका काम था रिवोल्यूशनरीज़ को ट्रेन करना और उनके आइडियाज़ को स्प्रेड करना, रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को स्प्रेड करना लोगों तक। To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress। तो इसका यह मतलब है कि टू बी रिवोल्यूशनरी एट दिस टाइम, ऐसे समय में रिवोल्यूशनरी होने का मतलब ये है कि आप जो है ये कमिटमेंट कर चुके हैं कि आप अपोज करेंगे मोनार्कियल फॉर्म्स को, मोनार्कियल गवर्नमेंट को जो एस्टेब्लिश हो गई थी आफ्टर द वियना कांग्रेस के बाद, यानी कि जो वियना कांग्रेस के बाद जो मोनार्कियल फॉर्म्स, मोनार्कियल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई, आप उसके अपोज जा रहे हैं, आप ये साबित कर रहे हैं रिवोल्यूशनरी बनकर आपने ये कमिटमेंट ले ली है कि आप फाइट करना चाहते हैं लिबर्टी के लिए और फ्रीडम के लिए, ये बताना चाहते हैं आप एक रिवोल्यूशनरी होकर। मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम।
तो बहुत सारे जो इनमें से रिवोल्यूशनरीज थे वो नेशन स्टेट्स का क्रिएशन को एक नेसेसरी पार्ट समझते थे स्ट्रगल का। ये जो स्ट्रगल है फ्रीडम के लिए हमारी, तो इस तरह से नेशनल स्टेट्स की बिल्डिंग को काफ़ी इम्पोर्टेंट मानते थे। वन सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रिवोल्यूशनरी गिसेप्पी मैज़ीनी। तो एक ऐसे ही एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे, उनका नाम था गिसेप्पी मैज़ीनी। इम्पोर्टेंट है हमारे, ये है गिसेप्पी मैज़ीनी जी। तो गिसेप्पी मैज़ीनी इंपॉर्टेंट नेम है, आप याद ज़रूर रखिएगा। इटालियन रिवोल्यूशनरी थे। ये बॉर्न हुए थे जनोवा में 1807 में। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। तो का सीक्रेट सोसाइटी का नाम था एक कार्बोनरी, ये उसके मेंबर बने थे। तो ये थे कार्बोनरी में गिसेप्पी मैज़ीनी। एज अ यंग मैन ऑफ 24, यंग मैन थे 24 एज के, ही वॉज सेंट इनटू एक्साइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवोल्यूशन इन लिगुरिया। लिगुरिया एक जगह का नाम है, तो वहाँ पर इन्होंने अटैम्प्ट किया था रिवोल्यूशन करने की कोशिश की थी 1831 में। तो वहाँ उसी साल 1831 में इनको एग्जाइल में भेज दिया गया था, मतलब बाहर कहीं जेल में दूर भेज दिया गया था। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़। तो इन्होंने उसके बाद 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ को फाउंड करा, उनको बनाया। पहली जो थी वो थी यंग इटली इन मार्सलीज, ये इम्पोर्टेंट है नेम, यंग इटली इन मार्सलीज। एंड सेकंड है यंग यूरोप इन बर्ने, बर्ने में यंग यूरोप ये है। हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड। इसके मेंबर्स लाइक माइंडेड थे, मतलब एक जैसे दिमाग के, सब एक जैसे विचारों के लोग थे, यंग मैन थे, और वो पोलैंड से थे, फ्रांस से थे, इटली से थे और जर्मन स्टेट्स से थे। तो ये यंग मैन थे, ये सब पोलैंड से थे, फ्रांस से थे, इटली से थे एंड जर्मन स्टेट से थे। मैज़ीनी जो थे वो बिलीव करते थे दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। तो मैज़ीनी जो है वो बिलीव करते थे गॉड ने इंटेंडेड नेशंस को बनाया है जिससे कि वो नेचुरल यूनिट्स बन सके ह्यूमन काइंड की, जिनमें वो रह सके और अपना जीवन व्यतीत कर सके। इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। तो इटली खाली एक पैचवर्क का मीनिंग हमने देखा ही था कि मिला जुला प्रयोग लोगों का एक साथ रहने का, खाली इस तरह से हम इटली को आगे नहीं बढ़ा सकते जो स्मॉल स्टेट्स और किंगडम से बना हो। इट हैड टू बी फॉर्म इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर एलियंस ऑफ नेशंस। तो इसको एक नए सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक के तरह, नए नेशंस की तरह में बनाना होगा, उसको फोर्ज करना होगा, उसको बदलना होगा, जो अंडर में आता हो विद इन अ वाइडर एलियंस ऑफ नेशन, एक वाइडर एलियंस के अंडर आता हो नेशंस के। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। तो ये अकेला यूनिफिकेशन, ये अकेला था जो इटालियन लिबर्टी यानी कि फ्रीडम का बेसिस बन सके। फॉलोशन जो था, बस ये अकेला ही इटालियन लिबर्टी का बेसिस बन सकता था। फॉलोइंग इस मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेटअप इन जर्मनी। तो इस मॉडल को फॉलो करते करते सीक्रेट सोसाइटीज़ जो है वो जर्मनी में भी सेटअप हुई, फ्रांस में सेटअप हुई, स्विट्ज़रलैंड में सेटअप हुई और पोलैंड में भी सेटअप हुई। इस तरह से मैज़नीज रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। तो इस तरह से जो मैज़नीज के रिलेंटलेस मतलब हार ना मानने वाले अपोजिशन थे मोनार्की के अगेंस्ट, जो उनके मेजर्स थे, उनके मूवमेंट्स थे, उसका जो विज़न था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, उन्होंने कंजर्वेटिव्स को डरा दिया, फ्राइटेंड कर दिया, नहीं डरा दिया। मेटरनिच जो थे वो डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो मेटरनिच ने मैज़ीनी को डिस्क्राइब किया ऐसा कैसा कि ये मोस्ट डेंजरस एनिमी है हमारे सोशल ऑर्डर का, हमारी सोशल लाइफ का मोस्ट डेंजरस एनिमी है, क्योंकि मेटरनिच नहीं चाहते थे कि ये सब हो। ये हम देख ही चुके हैं। जो मेटरनिच थे उनके बारे में भी हमने ऊपर पढ़ा था, हम एक बार देख लेते हैं ऊपर की लाइन्स भी। मेटरनिच के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये रहे हमारे मेटरनिच। ये थे ड्यूक मेटरनिच, ये कांग्रेस को होस्ट कर रहे थे। तो ये
हमारे जो कंजर्वेटिव्स थे उनके साइड थे, तो इसलिए वो मैज़ीनी को पसंद नहीं करते थे। उनको उन्होंने इस तरह से बोला कि ये मोस्ट डेंजरस एनिमी है हमारे सोशल ऑर्डर के। चलिए, तो ये जो थर्ड पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 to 1848। और आप सभी का थैंक यू। आप सब ज़रूर इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करके हमें प्रोत्साहित कीजिएगा। थैंक यू ऑल।